जो मिडल ईस्ट में अभी हो रहा है पूरे सिनेरियो को, वो किस तरफ जाता देख रहे हैं? हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि अमेरिका अपने लिए जो ऑयल लाइन्स हैं, ऑयल सप्लाई है, उसको दुरुस्त कर रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं वर्ल्ड में कुछ ना कुछ डिसरप्ट होने वाला है। भारत अमेरिका से अपने अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है, ईरान से भी अपने अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है। उसका रीज़न है कि इंडिया जियोपॉलिटिक्स में ना तो अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, ना ईरान को अपना दुश्मन मानता है। इस वक़्त ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। इसलिए अमेरिका कहीं न कहीं ये सोच रहा है कि जब तक वो ग्राउंड इन्वेजन पे नहीं जाएगा, उसको नुकसान होते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? पाकिस्तान ने अपने इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, पता चल गया था इंडिया को। इंडिया ने एंटिसिपेट किया और उसके ऊपर अटैक किया और उन जगहों पर अटैक किया जहाँ से इंडिया के ऊपर वो अटैक कर सकते थे। इसका मतलब अगर आपके पास इंटेलिजेंस बिल्कुल पुख्ता है, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। वही ईरान कर रहा है। उसने इंटेलिजेंस इकट्ठा करके रखी है कि कहाँ पे अमेरिका के बेसिस हैं और कहाँ उनको अटैक करना है। उसने एक साथ 100 मिसाइल फायर कर दी। कम से कम 5 तो जाके लगेंगी ना। बोलते हैं ना बिन पैंदी का लूटा है। जब जहाँ दिल करेगा वहाँ लुढ़क जाए। आज वो बोलता है कि वो 10 दिन के बाद अटैक करेगा, 10 दिन तक वो सिर्फ सीज़ फायर रखेगा, कोई अटैक नहीं करेगा, अभी बातचीत चल रही है। 5 मिनट के बाद अटैक हो जाता है और ये सारे के सारे मिडल ईस्ट की लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक वहाँ पर उनके मन मुताबिक कोई सरकार नहीं बैठ जाती। इस पूरे खेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रोल प्ले कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री की बात होती है ईरान से। उसके बाद 2 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का फ़ोन आता है डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के पास। इन 2 दिनों के बीच में क्या हुआ होगा? ये लड़ाई अभी अमेरिका के गले की हड्डी बनी हुई है और अगर नहीं बनी है तो कुछ दिनों में बहुत जल्दी बन भी जाएगी। और अमेरिका को ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसको जितनी जल्दी हो सके कहीं न कहीं एंड करना है, लेकिन इज़राइल इससे निकलना नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और अमेरिका इज़राइल को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसका क्रेडिट अमेरिका इंडिया को नहीं देगा। अगर अमेरिका इंडिया को इस चीज़ का क्रेडिट देता है, तो कहीं न कहीं वो अपनी पोज़ीशन को वर्ल्ड स्टेज पे डाउन करता है और इंडिया की लूज़ पोज़ीशन करेगा, हाँ। यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे पहुँचती है। पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि उसको जो मुँह पे उसके पैसे मारेगा, वो उसको हाँ बोल देगा। वही आज भी हुआ है। पाकिस्तान को कोई भी सीरियस लेगा नहीं और अगर लेगा भी तो बोल देगा हाँ, अमेरिका के थ्रू बात हो रही है, तो अमेरिका उसका बाप है। अब्दुल बासित जो एम्बेसडर थे एक दौर में पाकिस्तान के भारत में, उन्होंने टेलीविजन पर अभी हाल फिलहाल ये कहा कि अगर यूएस हमको मारेगा तो हम मुंबई और दिल्ली पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अगर पाकिस्तान सपने में भी सोचेगा तो उससे पहले उसकी वो जो जगहें हैं ना वो ऑलरेडी उड़ चुकी होंगी। पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं है। बेशक उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उसको अपने बाप से पहले पूछना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर को आज हमने याद इसलिए किया है क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, एक्स पर एक्टिव हैं तो निश्चित तौर पर आपने सर को पढ़ा होगा, देखा होगा। विकास गुर्जर के नाम से सर का ट्विटर हैंडल है और सर उस पर जो दुनिया के वो डिप्लोमेटिक सिचुएशंस आप तक रखते हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रखते हैं, जो शायद आपको कहीं किसी मैगज़ीन में, किसी अखबार में या टेलीविज़न डिबेट्स में आपको नहीं दिखाई देगा। सर के सोचने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, जो अलग तस्वीर आप तक लाता है। बेहद दिलचस्प बातें करते हैं और इसीलिए मुझे ये लगा जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच मिडल ईस्ट में हो रहा है, उस पर हमें विकास सर के थॉट्स सुनने चाहिए। दूसरा, भारत के नज़रिए से, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिहाज से भारत की कैसी तैयारी होनी चाहिए, इस पर भी हम विकास सर से बात करेंगे। विकास सर बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं, इतना समय दिया है आपने हमें। सर, आप जय हिंद प्रकाश इज़राइल, जी, थैंक ईरान यू। और इस पूरी कहानी को, जो मिडल ईस्ट में अभी हो रहा है पूरे सिनेरियो को, वो किस तरफ जाता देख रहे हैं? और इसके लिए आप भारत को किस तरह से तैयार देखते हैं या भारत जो कदम हाल-फिलहाल उठा रहा है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए प्रकाश जी ऐसा है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो समस्या शुरू हुई, ये कब शुरू हुई है? हम सब अभी ना नियर चीज़ें देख रहे हैं, नज़दीक की। लेकिन एक्चुअल में जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था वेनेजुएला पे जब अमेरिका ने वहाँ पर उसके जो प्रेज़िडेंट थे मदुरो, उसको उन्होंने वहाँ से निकाला और अपने पास जेल में डाल दिया। ये कहानी तब से शुरू होती है। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि अमेरिका अपने लिए जो ऑयल लाइन्स हैं, ऑयल सप्लाई है, उसको दुरुस्त कर रहा है। उसे अपने लिए मजबूत कर रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं वर्ल्ड में कुछ ना कुछ डिसरप्ट होने वाला है, जिसको वो करेगा और आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा हर जगह और पढ़ा भी होगा
कि वेनेजुला में अटैक करने के बाद, उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद अमेरिका ने सबसे पहला कदम उठाया था कि वहां की जितनी भी तेल की सप्लाई थी वर्ल्ड में, वो उसने सारी की सारी अपनी तरफ मोड़ दी थी। उसका रीजन ये था कि उसे अपने यहाँ पे ऑयल सप्लाई को दुरुस्त करके रखना था। वर्ल्ड में कुछ भी हो, अभी परसों ही ट्रंप ने बोला है कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ पे ऑयल बहुत है, हमारे यहाँ की ऑयल लाइन्स और सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वर्ल्ड में क्या रहा है आई डोंट नो। उसने सीधा ये बोला था एक इंटरव्यूअर को बोलते हुए, जब उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो इससे उन्होंने वो वहां से शुरुआत करी, उसके बाद ईरान पे उन्होंने अटैक किया है। पहले अपनी तेल की सप्लाई पूरी मजबूत रखी है उन्होंने। उसके बाद अभी आते हैं ईरान में। ईरान इज़राइल को अपना दुश्मन मानता है और इज़राइल हमेशा ये सोचता है कि कैसे वो ईरान को खात्मा करके रखे और उसको कमज़ोर करके रखे। यहाँ पर हमेशा जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भारत अमेरिका से अपने अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है, ईरान से भी अपने अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है। उसका रीज़न है कि इंडिया जियोपॉलिटिक्स में ना तो अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, ना ईरान को अपना दुश्मन मानता है। बेशक अमेरिका और इज़राइल उसको कुछ ही माने, इंडिया के डिफेंस में इज़राइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन अभी वर्ल्ड में जो डिसरप्शन हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है यूएस का अटैक ईरान के ऊपर। और इससे भारत के लिए क्या चीज़ें निकल के आती हैं? भारत का सबसे बड़ा जो एक तरह से जो पोर्ट था, चाबहार पोर्ट, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था। अभी वो डिसरप्ट हो गया है। लेकिन वो कुछ समय के लिए है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अमेरिका भी ज़्यादा दिन इस लड़ाई को नहीं स्टार्ट करके रखना चाहता है। अगर ये ज़्यादा दिन चलेगी तो पूरे वर्ल्ड का दबाव अमेरिका के ऊपर भी आएगा। अभी जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प कभी तो साउथ पोल बोलते हैं, कभी नॉर्थ पोल बोलते हैं। वो अपनी ही बातों पे टिकते नहीं हैं। बोलते हैं ना, बिन पैंदी का लोटा है। जब जहाँ दिल करेगा वहाँ लुढ़क जाएगा। उसकी वजह से ये सारे के सारे डिसरप्शंस हो रहे हैं। आज वो बोलता है कि वो 10 दिन के बाद अटैक करेगा, 10 दिन तक वो सिर्फ सीज़ फायर रखेगा, कोई अटैक नहीं करेगा, अभी बातचीत चल रही है। 5 मिनट के बाद अटैक हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईरान का जो ऑयल है, उसके ऊपर वो अपना एक तरह से एकाधिकार रखना चाहते हैं। और ये सारे के सारे मिडल ईस्ट की लड़ाई तब तक चलती रहेगी, जब तक वहाँ पर उनके मन मुताबिक कोई सरकार नहीं बैठ जाती। हो सकता है ये लड़ाई कल बंद हो जाए, लेकिन अभी चांसेस बहुत कम है। अभी ऑन फुट इन्वेजन पक्का होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो जियोपॉलिटिक्स में उसमें कोई भी चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आने वाले एक्शंस हैं, उनको आप देख सकते हो कि क्या होने वाला है। शायद चांसेस मतलब हैं ग्राउंड कि ग्राउंड इन्वेजन होगा, यूएस ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी वहां पर। चांसेस हैं। अभी आपने कल का ही न्यूज़ देखा होगा कि जो इज़राइल के चीफ ऑफ स्टाफ है और जो उनके अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी ये बोला है कि उनकी फोर्सेस अभी तैयार नहीं है, उनके पास सारा साजो सामान तैयार नहीं है, फिर भी वो दे आर ट्राइंग। इसका मतलब उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बना रही है कि ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना है। लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूएस को भी पता है जब तक वो ईरान की उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को जहां से वो अटैक कर रहे हैं, जहां से उनकी मिसाइल्स फायर हो रही हैं, उनको वो डिसरप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो डिसरप्ट तभी होगा जब वो ग्राउंड पे इन्वेजन करेंगे। और कल परसों नरसों यानी पिछले 3 दिनों से ईरान भी बहुत ज्यादा अपनी ग्राउंड फोर्सेस को तैयार कर रहा है। वहां पे उनके जो जनरल्स हैं, वो अपने जो उनकी बॉर्डर्स है वहां पर तैनात हैं, उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं उनकी। लेकिन ये समस्या अभी इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो रही है, ये हमें समझना चाहिए। सर, जिस तरह का सिनारियो है मिडल ईस्ट में, एयर वॉर है ये, लेकिन एयरफोर्स ईरान के पास है ही नहीं। हवाई लड़ाई है और उसमें सुपेरियोरिटी है इजराइल के पास, अमेरिका के पास। बावजूद ईरान जो कुछ भी उसकी पिछले 10-12 साल, 15 साल की तैयारी है, 30 साल की तैयारी लोग कह रहे हैं, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो काफी अच्छा कर रहा है। उसने तो रशिया को भी दिया था यूक्रेन वॉर में। वो ड्रोन वाली लड़ाई जो है और मिसाइलों वाली लड़ाई है, जिसमें एयरफोर्स नहीं है, जिसमें बहुत महंगे फाइटर जेट्स नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और इससे वो लड़ रहा है। ये जो लड़ाई है जिसमें एयरफोर्स का काम, मतलब एक पार्टी के पास एयरफोर्स है ही नहीं, बावजूद वो अपने एडवर्सरी को जवाब दे पा रहा है। आप बतौर, मतलब फोर्सेस में आप रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिहाज से अगर आप देखें, तो वो देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये एक नए तरीके की लड़ाई है जो इस लड़ाई के स्टेज को और दूसरे स्तर तक लेकर के जा रही है? देखिए प्रकाश जी, जो ये लड़ाई है ना, मैं ये मिलिट्री टर्म्स में इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसमें
ईरान अपने छोटे-छोटे वेपन्स उनको यूज़ कर रहा है अमेरिका के और इज़राइल के बड़े वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपको अभी 10-15 दिन पहले का उदाहरण देता हूँ, थार्ड उनका जो मिसाइल सिस्टम था, लगा हुआ था मिडल ईस्ट में, उस पर उनका 20 या 30 हज़ार डॉलर का उनका कामिकाज़े ड्रोन होगा। कामिकाज़े ड्रोन मतलब जो जाएगा और फट जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। वो जाता है, इट्स अ लॉइटरिंग अम्यूनिशन, हवा में उड़ रहा है, जब जाएगा, जिससे टकराएगा वहाँ फट जाएगा। उसने उनका ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन का जो थार्ड सिस्टम था, उसको वहाँ तबाह कर दिया उसने। इसका मतलब ईरान की कॉस्ट थी 20 से 30 हज़ार डॉलर, जो कि उसको युद्ध में उस वक़्त उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में लगा और अमेरिका को 1.5 अप्रॉक्सिमेट बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। इससे पता चलता है कि ईरान सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त, और दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ, इतने सारे उनका आयरन डोम लगा हुआ है इज़राइल में और मिडल ईस्ट में अमेरिका के बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। उन सबको ओवरवेल्म करने के लिए ईरान क्या कर रहा है, करेक्शन मैं ईरान बोल रहा हूँ। ईरान क्या कर रहा है कि वो एक साथ बहुत सारा बंच अपनी मिसाइल्स का एक तरफ फायर करता है और जब उनका जो मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है और न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पा रहा है सभी मिसाइल्स को। कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है और न्यूट्रलाइज़ कर रहा है, लेकिन जो कुछ मिसाइल जो बच जा रही हैं, वो वहाँ पे जाके गिर रही हैं और फट रही हैं और अपने निशाने पर अगर नहीं भी गिर रही हैं, तो वो प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज़ नहीं हो पा रही हैं। वो कहीं न कहीं वहाँ पे जाके उनका नुकसान कर रही हैं। इट्स अ एसिमेट्रिक वॉरफेयर और इसमें इस वक़्त ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। इसलिए अमेरिका कहीं न कहीं ये सोच रहा है कि जब तक वो ग्राउंड इन्वेजन पे नहीं जाएगा, उसको नुकसान होते रहेंगे। और अभी बात आती है कि ईरान में इतना नुकसान कहाँ पे हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। ईरान को पता था कि कभी न कभी अमेरिका और इज़राइल उसके ऊपर अटैक करेंगे ही करेंगे। उसके लिए उसने अपने मैक्सिमम जो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, स्ट्रैटेजिक यूनिट्स हैं, वो सारी की सारी पहाड़ों के नीचे बनाई हुई है। ईरान का मैक्सिमम एरिया पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे उन्होंने 200-200, 300-300 मीटर नीचे अपनी पूरी की पूरी सिटीज़ बसाई हुई हैं, जिसमें उनकी मिसाइल्स बन रही हैं, उनके ड्रोन्स बन रहे हैं। इसलिए उन पे इतना नुकसान नहीं हो रहा। उनकी लीडरशिप पक्का खत्म हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप को भी अलग-अलग स्टेज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, कि ठीक है, ये मरेगा तो उसके नीचे ये आएगा। उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिक चलाई हुई है। इसलिए इस वक़्त भी मतलब ईरान कोलैप्स नहीं ये हुआ है। ये तैयारी उनकी तरफ से ऑलरेडी पहले से थी कि ये जाएगा तो ये गया तो ये। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो आप शहरों की बात कर रहे हैं सर, ये मतलब संभव है कि पूरा का पूरा शहर बसा दिया जाए जमीन के नीचे? देखिए, पूरा का पूरा शहर मेरा कहने का मतलब है कि उनकी जो और फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब मिलिट्री जहाँ पर वो फैसिलिटीज़ काम उन्होंने नीचे करने डेवलप की बिल्कुल, हुई हैं। बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। आप जाएँगे और आपको करना क्या है, धीरे-धीरे करके आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि उसने 2 साल में बनाया, 4 साल में बनाया, 5 साल में बनाया। उसको पता था कि ये कभी ना कभी होगा। पिछले 20 साल से तो हुँ, अमेरिका उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसको पता था हुँ, आज या नहीं तो कल तो होना ही होना है। उसने बनाया हुआ था और जहाँ पे इसने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाई हुई थी, वहाँ पे अमेरिका को पता है कहाँ-कहाँ पे बिकॉज़ आईएईए के जो बंदे थे वहाँ पे आते थे। वो चेक करते थे कि क्या चल रहा है न्यूक्लियर बिकॉज़ ईरान उसका पार्ट है और अभी ईरान उससे निकल गया है। उसका रीज़न ही है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत जल्द ईरान कोई ना कोई न्यूक्लियर धमाका कर दे और अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसका आईएईए से निकलने का सबसे बड़ा रीज़न ही है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसने शायद अपना प्रोलिफरेशन उस हद तक कर लिया है। लेकिन अभी कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रहा है, उसका रीज़न है कि ईरान बताना नहीं चाह रहा है। बिकॉज़ वरना उसके ऊपर अटैक और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। वो एक दिन आएगा और धमाका करेगा, वो पक्का है, वो होना है। अगर उसको अपना अस्तित्व बचा के रखना है तो उसको वो करना पड़ेगा। उत्तर कोरिया को देख लीजिए, वहाँ भी यही हुआ था। आज के टाइम में उत्तर कोरिया पे कोई भी अटैक करने की ज़रूरत नहीं कर रहा है। उसका रीज़न यही है, न्यूक्लियर डिटरेंस और वो न्यूक्लियर डिटरेंस ईरान भी हासिल करना चाहता है और उसी चीज़ की न्यूक्लियर लड़ाई है, अमेरिका डिटरेंस, उसको रोकना चाहता है। जो डिटरेंस ईरान को चाहिए, वो डिटरेंस हासिल करना क्या वाक़ई में जो अमेरिका कहता है कि भई दुनिया के लिए ये ठीक नहीं होगा कि ईरान परमाणु शक्ति हो जाए। क्या मिडल ईस्ट में फिर नए सिरे से कहानी बदल जाएगी? फिर तो वहाँ हर देश को परमाणु शक्ति चाहिए, सऊदी अरब को भी चाहिए, यूएई को भी चाहिए, या फिर इसी डर की वजह से सऊदी अरब लगातार अमेरिका को कह रहा है कि नहीं, नहीं मारना मत छोड़ो, अभी और मारो इनको। रीज़न वही है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, उन्होंने सीधा बोला है।
और बड़ा क्लियर बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते। तो यहां से हमें समझ में आता है जब तक ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है उसको खत्म नहीं करेगा तब तक ये चीज चलती रहेगी। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रही है। या तो फिर सारी की सारी लीडरशिप खत्म हो जाए या फिर कोई चमत्कार हो जाए, तब ये लड़ाई खत्म हो सकती है। या फिर अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो इसमें, तो वो करेगा। देखिए अमेरिका पे अभी जो नुकसान हो रहा है वो आर्थिक है, उसके अलावा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसकी जो मेन लैंड है वो बहुत दूर है, वहाँ तक हाँ, ईरानी मिसाइल नहीं जाएँगी, और तो सुपर अमेरिका को पावर है फ़र्क सर, नहीं झेल पड़ता। लेगा। हाँ, झेल वो लेगा झेल वो। रहा है, वो झेल रहा है। उसको तेल की ज़रूरत थी, वो उसने वेनेजुएला से पूरा कर लिया। उसका रीज़न ही वही है। उसे पता है कि अगर वो कहीं भी अटैक करता है मिडल ईस्ट में, उसने इराक पे किया, ईरान पे किया, उसने अफ़गानिस्तान पे किया, कभी भी उसके घर पे कभी कुछ नहीं हुआ। जो हुआ बाहर हुआ, उसकी बेसिस पे हुआ। यहाँ भी ईरान ने जहाँ भी अटैक किया, वो सिर्फ बेसिस के ऊपर किया है। किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया है। अगर देखा जाए तो ये सच्चाई है और ये हमें समझने की भी ज़रूरत है। आपको अपने एनिमी के उन वेपन्स को तबाह करना पड़ेगा जिनसे आपको नुकसान हो रहा है। अब इसी चीज़ के लिए मैं आपको वहाँ पे अपना ऑपरेशन सिंदूर में लेके जाता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? जब पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान ने अपने इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी और जिसके ऊपर अपना जो इनका पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला भी था बाद में कि हमने रात को 2:30 बजे फैसला किया था कि हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन इंडिया ने हम पे पहले ही अटैक कर दिया सुबह के वक़्त। हाँ, उससे पहले इंडिया ने अटैक उसको कर दिया। पहले ही हाँ, पता चल गया था इंडिया को। इंडिया ने एंटिसिपेट किया और उसके ऊपर अटैक किया और उन जगहों पर अटैक किया जहां से इंडिया के ऊपर वो अटैक कर सकते थे। उन सारे के सारे ठिकानों को न्यूट्रलाइज कर दिया। जो 9 एयर बेसिस थी इंडिया ने उसी दिन रात को तबाह करी थी, वो भी 25 मिनट के अंदर। इसका मतलब अगर आपके पास इंटेलिजेंस बिल्कुल पुख्ता है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। वही ईरान कर रहा है। उसने इंटेलिजेंस इकट्ठा करके रखी है कि कहाँ पे अमेरिका के बेसिस हैं और कहाँ उनको अटैक करना है। उसने एक साथ 100 मिसाइल फायर कर दी। कम से कम 5 तो जाके लगेंगी ना। 95 उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, न्यूट्रलाइज़ कर दिया, लेकिन 5 तो जाके लगी ना, तभी तो वहाँ पे वो धमाके हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हमारे पास उन्नत से उन्नत अगर एयर डिफेंस सिस्टम है और उसकी कैपेबिलिटी है कि वो 100, 150 चाहे 200 एक साथ इंटरसेप्ट कर सकता है हवा में आने वाली मिसाइलों को, और सामने वाला छोड़ देगा 500 मिसाइल, फिर क्या करेंगे? 250 देखिए मिसाइल तो यही आके गिरेगी। बिल्कुल प्रकाश जी, बिल्कुल। यही सोचने की ज़रूरत है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है। फुल प्रूफ हाँ, तब होगा जब सामने वाले की तैयारी कमज़ोर होगी। अगर सामने वाले को पहले से पता है आपकी कमज़ोरी, तो आपके ऊपर पक्का अटैक करेगा। हमेशा अब इंडिया को पता है कि आज का टाइम एसिमेट्रिक वॉरफेयर का है। आपको पहले पता होना चाहिए दुश्मन को एंटिसिपेट करना है, आपको पता करना है कि कहाँ उसका दस्ता मौजूद है, उस दस्ते पे सबसे पहले आपको अटैक करना है। अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा। अब इंडिया ने नई असनी प्लेटून्स रेज़ करी हैं, जिसमें इंडिया अपने ड्रोन्स जो इंडिजिनस ड्रोन हैं, उनको उसमें शामिल कर रहा है। वो लॉइटरिंग अम्यूनिशन है। जब दिल करेगा जहाँ जाएगा वहाँ पे उसको वो अटैक कर सकते हैं और वहाँ पे ब्लास्ट कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं अपने टारगेट को। सेम अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, अभी बबीना में हमारा जब वो चल रहा था एक एक्सरसाइज़ चल रही थी आर्मड एक्सरसाइज़, उसमें भी इंडिया ने शौर्य जो प्लेटून्स हैं ड्रोन्स की, वो आर्मड के लिए शामिल करी हैं। उनका भी यही काम है। वो जनरली क्या होता है आर्मड की एक रेंज पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज तक वो सामने देख के अपने दुश्मन के टैंक को तबाह कर सकता है। अभी ड्रोन्स उसमें अगर आ जाएँगे तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर यानी एक तरफ बैठे हो 10 किलोमीटर दूर भी आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, उसके टैंक को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो। तो यही वॉरफेयर का फ्यूचर है। आपको हर चीज़ को एंटिसिपेट करके रखना है और अपने दुश्मन को बर्बाद करना है अपने तक पहुँचने से पहले। सर जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जब ये खबरें आ रही थी, लोगों ने सवाल भी पूछे कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे, तो आप रुके क्यों? आपको तो जाने क्या-क्या कर लेना चाहिए था, ये ले लेना चाहिए था, वो ले लेना चाहिए था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से बार-बार कहा गया कि हमने जो भी हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने वो प्राप्त किया। पहले हमने वहाँ के टेरर आउटफिट्स को हिट किया, जो कि हमने बताया कि भाई नॉन एस्केलेटरी है, और ये और जो भी सिविलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमने उनको हिट नहीं किया है। उसके बाद जब पाकिस्तान का जवाब आता है, तो फिर एयर बेसेस और ये सब कहानी होती है। क्या अमेरिका का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तय था? क्या उनको पता था कि उनको हासिल असल में करना क्या है? या फिर वो बस इस वॉर में घुस गए, उनके पास प्लान बी नहीं है क्या विकास सर?
देखिए, प्लान बी पहले हम आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इंडिया का ऑब्जेक्टिव, उनका एक एम था टेररिस्ट को बर्बाद करना। उनके जितने आउटफिट्स हैं उनको खत्म कर देना, और इंडिया ने वो पहली ही बार में अचीव कर लिया था। उसके बाद जितने भी इंडिया ने अटैक्स किए थे वो सारे के सारे रिटेलिएटरी अटैक थे। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, या इंडिया ने एंटिसिपेट किया कि पाकिस्तान इंडिया में पर्टिकुलर कुछ जगहों पर अटैक करने वाला है, और किस जगह से अटैक करने वाला है। इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस उसके ऊपर दागी और उनको बर्बाद कर दिया, और उसका जवाब पाकिस्तान के पास आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर है। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के पास प्लान बी है या नहीं? देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बड़ी सिंपल चीज़ है। आप कभी भी अगर कोई ऑपरेशन करने जाते हैं तो आपके पास प्लान बी हमेशा होता है। अमेरिका के पास भी प्लान बी होगा। इतना बड़ा देश है, सुपर पावर है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास प्लान बी ना हो। लेकिन हाँ, अभी हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका इस वक़्त फँसा हुआ है। बोलते हैं ना, एक गले की हड्डी बन जाती है कोई चीज़, ना तो वो निगल सकते हैं, ना उसको उगल सकते हैं। अभी उसके साथ वो हो रहा है, और वो अपने प्लान बी पर जा नहीं पा रहा है। क्योंकि वो बोलने के लिए तो बोल रहा है कि उसने अपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। लेकिन अभी ये सोचने की ज़रूरत है, उसने अपने जियोपॉलिटिक्स वाले ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अभी तक उसने अचीव नहीं किया है। उसने उनके न्यूक्लियर जो ठिकाने थे उनको पहले ही तबाह कर दिया था, जब 2-3 महीने पहले उसने अटैक किया था। लेकिन अभी जो हुआ है हाँ। उसमें उसने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अभी तक अचीव नहीं किया है। वरना ये वो ऑलरेडी बंद कर चुके होते। और सबसे बड़ी बात है, ईरान अभी शांत बैठने वाला नहीं है। उसे पता है कि ये लड़ाई उसके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर वो अभी उसको मौका मिला है, अगर उसने ये मौका छोड़ दिया, वो शांत बैठ गया, तो दोबारा से उसको कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल को पता चल गया है कि उसकी तैयारी किस हद तक है। उन्होंने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान इतने दिन तक डट जाएगा इस वॉर में। और अगर अब वो पीछे हटता है तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसके ऊपर अटैक होगा, तो वो अटैक इतना ज़बरदस्त होगा कि शायद वो 5 दिन भी नहीं डट पाएगा और ना रुक पाएगा। तो उसको इसीलिए इस लड़ाई को जारी रखना ज़रूरी है, और इसीलिए वो रखना चाहता है। अगर अमेरिका इससे निकल भी जाए विकास सर, क्या इज़राइल मानेगा? इज़राइल अटैक रोके, क्योंकि इज़राइल तो मैं देख रहा हूँ, वो लेबनान में भी लगातार मार रहा है। इज़राइल का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। इज़राइल का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, और अभी तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। अमेरिका ने बड़ा क्लियरली जो बोला है, अपने 15 जो वो दिए थे उसने, पॉइंट्स दिए थे पाकिस्तान को बताने के लिए कि जाओ आप ईरान को बताओ, जो पाकिस्तान आजकल बिचौलिया का खेल बड़ा अच्छा खेल रहा है। लेकिन उसके भी बारे में बाद में आएँगे। तो अभी उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि ईरान अपना जितना भी प्रोलिफाइड न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर अपना यूरेनियम है, वो आईएईए को दे दे। उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है, तो ये तभी रुकेगा। जब तक वो नहीं देगा, कुछ दिन के लिए शायद शांत हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि कहीं न कहीं आके दोनों ही पार्टीज़ को रुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन कब रुकेंगे ये नहीं पता है। कहीं न कहीं आके जब तक ये न्यूक्लियर डिटरेंस ईरान हासिल नहीं करेगा, तब तक वो तो नहीं रुकेगा, ये क्लियर है। और आपको एक चीज़ बड़ी मतलब मैं बता देता हूँ, आपने कल की न्यूज़ भी देखी होगी और ये इंटरनल खबरें भी हैं कि बलूचिस्तान वाले एरिया में पाकिस्तान ने बड़ी दबिश देनी शुरू कर दी है। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद अमेरिका उस तरफ से ग्राउंड इन्वेजन शुरू करे। और पाकिस्तान को सिर्फ़ पैसे चाहिए, वो पैसे का भूखा है। भिखारी को क्या चाहिए? पैसा। जो उसको पैसा देगा वो उसको बोलेगा आओ, जो करना है करो। मतलब बलूचिस्तान के हिस्से से उधर जाए और यस, पाकिस्तानी बिल्कुल, ज़मीन का बहुत इस्तेमाल हो। यस, पाकिस्तानी ज़मीन का इस्तेमाल हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान उसको कितना ही नकारे, पाकिस्तान हमेशा ऐसी चीज़ों को नकारता है और लास्ट टाइम में बोलता है कि नहीं, इसकी ये ज़रूरत थी इसलिए कर दिया। चांसेस हैं, वो कुछ ना कुछ वेज़ और मीन्स अच्छा, निकाल लेगा। अच्छा विकास सर, अभी लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, पाकिस्तान जो है इतनी बड़ी लड़ाई में पाकिस्तान, जो आप कह रहे हैं, बिचौलिया बन गया। हमारे यहाँ भी लोग बहुत कूद रहे हैं। लेकिन आपने ट्विटर पर लिखा, जो डोनाल्ड ट्रम्प का फ़ोन कॉल था नरेंद्र मोदी को, उसमें आपने बोला मोदी डॉक्ट्रिन की किस तरह से पश्चिम एशिया यस। में जो कुछ चल रहा है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूरे खेल में कैसे एक मेजर प्लेयर हैं। ईरान को भी उनकी ज़रूरत है, अमेरिका को भी उनकी ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रम्प को फ़ोन करना पड़ता है, और इस बार डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई बकलोली नहीं की है कि मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मैंने फ़ोन करके मोदी
प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प का कॉल आया और पश्चिम एशिया में जो सिचुएशन है उस पर बात हुई। ये हमारा क्या रोल है इस पूरे मामले में? और हर कोई हमें मेजर प्लेयर के तौर पर जो देख रहा, हम तो हैं मेजर प्लेयर, ये जो राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट हैं उनको पता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता है, वो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीचे किए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कर रहा है, और जो आप कह रहे हो मोदी डॉक्ट्रिन, जरा उसको समझाइए। इस पूरे खेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए प्रकाश जी, ऐसा है, मुझे जो लगता है, ये मेरा अपना मत है और मैं मानता हूँ कि हाँ, शायद ऐसा हाँ, हुआ ठीक है है। और कोई हाँ। नहीं कभी ये बोलता है। सबसे बड़ी बात है कि मार्च 21 को हमारे प्रधानमंत्री की बात होती है ईरान से। वहाँ पर वो हुँ। क्या बात होती है, कुछ भी खुल के नहीं आया। उसके बाद 2 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का फ़ोन आता है डोनाल्ड ट्रम्प का इंडिया के पास। इन 2 दिनों के बीच में क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ अंदर खाने ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स अपने जो जयशंकर जी हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से ऐसी बातें चली हैं जो ईरान ने बोला है, वो बातें अमेरिका पहुँची हैं, ट्रम्प को समझाई गई हैं। जब ट्रम्प के समझ में आई हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को कॉल किया है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, ये लड़ाई अभी अमेरिका के गले की हड्डी बनी हुई है और अगर नहीं बनी है, तो कुछ दिनों में बहुत जल्दी बन भी जाएगी। और अमेरिका को ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसको जितनी जल्दी हो सके कहीं न कहीं एंड करना है, लेकिन इज़राइल इससे निकलना नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और अमेरिका इज़राइल को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा हुँ। फ्रेंड है और एसेट है मिडल ईस्ट में। वो उसको नहीं छोड़ हम तो सकता मरते दम तक और दोनों नहीं छोड़ पाएँगे, नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल तो और कसम है। वही बात है और इसके बाद फिर जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की हमारे प्रधानमंत्री जी से बात होती है, उसके बाद नेक्स्ट डे अमेरिका अनाउंस करता है कि 10 दिन के लिए वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ न कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसका क्रेडिट अमेरिका इंडिया को नहीं देगा। अगर अमेरिका इंडिया को इस चीज़ का क्रेडिट देता है, तो कहीं न कहीं वो अपनी पोज़ीशन को वर्ल्ड स्टेज पे डाउन करता है और इंडिया की लूज़ पोज़ीशन करेगा, हाँ। यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे पहुँचती है। सारी चीज़ें आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स में है कि आप दूसरे को किस तरह से देखते हो। पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि उसको जो मुँह पे उसके पैसे मारेगा, वो उसको हाँ बोल देगा। वही आज भी हुआ है। पाकिस्तान को कोई भी सीरियस लेगा नहीं और अगर लेगा भी तो बोल देगा हाँ, अमेरिका के थ्रू बात हो रही है तो अमेरिका उसका बाप है और वो उसके लिए कर रहा है। लिटरली यही बात है और कोई रीज़न नहीं है। इसलिए अमेरिका इंडिया को क्रेडिट नहीं देगा। पाकिस्तान को क्रेडिट सिर्फ़ इसलिए दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को क्रेडिट देने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इंडिया को क्रेडिट देने से इंडिया की वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है। और प्रधानमंत्री हुँ। मोदी की और भी ज़्यादा बोलते हैं ना छवि और भी ज़्यादा बड़े विश्व के नेता की हो जाती है। इंडिया तो वैसे ही वासुदेव कुटुंबकम की बातें करता है और एक्चुअल में मुझे लगता है कि इस लड़ाई में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो रोल है बहुत अहम होने वाला है। वो आज नहीं तो कल हमें समझ में आएगा और अमेरिका को ये चीज़ समझनी भी पड़ेगी कि उसके बगैर बिकॉज़ इंडिया के संबंध ईरान के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी हमारी टाइज़ बहुत ठीक है। इवन डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि प्रधानमंत्री उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जब एक मित्र दूसरे मित्र यानी एक मित्र राइट में है, एक लेफ्ट में है और दोनों दुश्मन हैं आमने-सामने, लेकिन बीच में उनका कॉमन दोस्त बैठा हुआ है, तो आप किसको अप्रोच करोगे? अपने कॉमन दोस्त को अप्रोच करोगे ना यार हमारे बीच में सुलह करा या हमारी बातों को एक-दूसरे को पहुँचा, ना तो वो सुनना चाह रहा है, ना वो सुनना चाह रहा है। तो कौन सुनाएगा? जो बंदा बीच में बैठा है, उसका दोस्त है, वो बताएगा। कोई बिचौलिया नहीं कर सकता बीच में। जो दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझता है, सिर्फ वही इनके बीच में सुलह करा सकता है। हाँ, जयशंकर साहब ने तो कहा दलाल है पाकिस्तान। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल दलाल है। बैठक में कह दिया, उन्होंने और अच्छा सर्वदलीय वर्ड यूज़ बैठक किया है, में मैंने उन्होंने तो कह दिया। बिचौलिया ही बोला था, वो तो एक्चुअल में दलाल है, सच्चाई है। हाँ, उन्होंने जहाँ कहा। पैसा मिलेगा वहाँ काम करेगा। अच्छा सर, मैं ये है, नाम मैं बोल रहा हूँ, हाँ, टकर कार्लसन, उनका एक पॉडकास्ट था। वो वहाँ पर एक वहाँ अमेरिकी मिलिट्री के कोई ऑफिसर थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। मैग्रेओर नाम था उनका। उनका वो था, उसमें पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि टकर देखो, अगर ये युद्ध कोई रोक सकता है, उस आदमी ने ये कहा कि अगर ये युद्ध कोई रोक सकता है तो आश्चर्य है, लेकिन वो नाम है नरेंद्र मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। इस पर टकर कार्लसन कह रहे हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके बाद पूछा कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो उसने कहा कि यार देखो, इंडिया आज वो पावर है ना जिसका इज़राइल से बेहद बेहतरीन संबंध है।
इज़राइल यस। ने जिस दिन अटैक किया उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री वहीं थे। भारत के ईरान से भी ठीक संबंध हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प शुड कॉल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये अगर ट्रम्प को चाहिए कि प्रधानमंत्री को कॉल करें, और सर वो हो गया, वो वो हो गया। होगा, इसका अब जब रीज़न आप वही है। हाँ, अब जब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसका क्रेडिट नहीं देगा, हम यूएई के वो थे विदेश मंत्री, वो भी कह रहे थे कि इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी रुकवा सकते हैं। पूरी दुनिया में बड़े-बड़े लोग और मैगज़ीन्स, अखबार और वो कह रहे हैं कि जी मोदी को इसमें जो है पार्ट लेना चाहिए और मोदी ये कर सकते हैं, और तब अमेरिका आपको क्रेडिट नहीं देगा। तो क्या ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में? देखिए, जियोपॉलिटिक्स ना एक खेल है। यहाँ पर आप जीतोगे या हारोगे, ये आपका स्टैंड बताता है कि आप किसकी तरफ हो। या तो कोई अमेरिका की तरफ होगा या कोई ईरान की तरफ होगा। लेकिन इंडिया ने वो रास्ता चूज़ किया है, ना वो अमेरिका की तरफ है, ना वो ईरान की तरफ है, वो अपने हितों की तरफ है। मेरे लिए ईरान भी अच्छा है, मेरे लिए अमेरिका भी अच्छा है और मेरे लिए इज़राइल भी अच्छा है। जब इंडिया को ज़रूरत पड़ी, इज़राइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, हमेशा। ऐसा नहीं है कि इज़राइल ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। ईरान से जब भी हमें अपनी ऊर्जा की आपूर्ति की ज़रूरत पड़ी, ईरान ने कभी मना नहीं करा इंडिया को। उसने हमेशा साथ दिया है। इवन स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए, जब ग्वादर पोर्ट बना, तो इंडिया ने उसके बाद चाबहार की मुहिम शुरू करी और ईरान ने बोला, हुँ। "ठीक है, आप हमारा पोर्ट लीजिए और उसमें अपने उसको डेवलप करिए और जाइए सेंट्रल एशिया में, हम आपको रास्ता देते हैं।" तो ईरान से हमारे संबंध अच्छे हैं, तभी आप किसी दूसरे देश में जाके वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। और अमेरिका, अभी 2 दिन पहले की बात है, इंडिया ने 2 क्या कल की बात है, इंडिया ने फिर भी अमेरिका के साथ फिर से डील की है। बोइंग के साथ इंडिया ने जो P-8I हमारे रिकॉन्सेंस जो प्लेन्स हैं, वो दोबारा से इंडिया उनसे ले रहा है। बेशक वो इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन है तो वो अमेरिकन कंपनी ना। तो इंडिया के संबंध सभी के साथ है। एक्चुअल में अगर कोई भी इस युद्ध को रुकवा सकता है या मीडिएट कर सकता है अच्छी तरह से, तो वो इंडिया ही है। अब रही क्रेडिट देने की बात, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि क्रेडिट ना देने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसमें कहीं न कहीं अगर इंडिया को क्रेडिट मिलेगा तो अमेरिका की छवि कहीं न कहीं डाउन होगी। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखिए। जब वो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, तो अमेरिका कहीं भी नहीं था उनमें। अमेरिका बीच में आता है उनमें और वर्ल्ड का लीडर बन जाता है। सेम सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका कहीं नहीं था बीच में, उसने सिर्फ लोगों की सहायता करी और बाद में वो वर्ल्ड लीडर बन गया। अगर इस तरह की लड़ाई आज के टाइम में दुनिया में चल रही है और इंडिया उस लड़ाई को कहीं न कहीं रुकवा देता है, जो कि कभी भी न्यूक्लियर हो सकती है। न्यूक्लियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया, उस दिन ना तो अमेरिका रुकेगा, ना इज़राइल रुकेगा, ना ईरान रुकेगा। कोई नहीं रुकेगा। इन या तो इन सबको एक साथ रुकना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा तबाही होगी। तो उसको रोकने के लिए कहीं न कहीं अगर मोदी जी ये काम कर रहे हैं, तो वो वर्ल्ड लीडर तो हैं और उनका जो स्टेचर है और ज़्यादा हाई हो जाएगा दुनिया में, छवि और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उससे अच्छा, अमेरिका को इस कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है। सर ये जो आपने पूरी बात की ना, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 10 दिनों वाली बात, उसी दिन दिन के 2 बजे इंडियन समय के अनुसार भारत की संसद में प्रधानमंत्री ने कहा था, वो मतलब संसद में देश के नाम संबोधन भी दिया उन्होंने कि भाई घबराना नहीं है, हम लोग सब कुछ ठीक करेंगे, पैनिक में नहीं आना है। एक चीज़ हमें ये बताइएगा कि ये तमाम चीज़ें हो रही थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अगर 48 घंटे में, 76 घंटे में 4 या 5 टैंकर्स निकल रहे हैं, उसमें 2 या 3 टैंकर्स हमारे होते थे। ये कितनी बड़ी बात है। तब जब आपके यहाँ एलपीजी शॉर्टेज हुआ, परेशानी हुई लोगों को, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो ईरान ने कहा जी हमने ताला लगा दिया, हमने बंद कर दिया। वहाँ से आपके जहाज़ जब आ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है और ये कैसे कर पाना किसी देश के लिए संभव होता होगा? देखिए, इंडिया की विदेश नीति आज के टाइम में बोलते हैं ना सबसे ऊपर चल रही है और उसका श्रेय हमें देना चाहिए श्री जयशंकर जी को, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। उन्होंने इज़राइल के साथ, ईरान के साथ और अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए हुए हैं। और ईरान को भी पता है, फिर वही बात आएगी, ईरान को भी पता है कि इंडिया के साथ संबंध बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया ने उसके साथ कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करी है जिससे ईरान के हित को नुकसान हो। और फिर वही है कि उसको कहीं न कहीं मीडिएट करने के लिए कोई न कोई बड़ी पावर चाहिए। रशिया है, रशिया अमेरिका के साथ मीडिएट नहीं कर सकता। चाइना है, चाइना अमेरिका के साथ मीडिएट नहीं कर सकता। फिर नंबर किसका आता है? इंडिया।
अगर ईरान को जरूरत है इंडिया की, तो उसे भी इंडिया की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ताली एक हाथ से बजेगी, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। आप हमारी सहायता करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। और इंडिया, मेरे को नहीं लगता है कि ईरान कभी भी इंडिया की ऊर्जा जरूरतों को वो पूरा नहीं करेगा, और उसको वो करनी भी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया उसका साथ हमेशा वर्ल्ड स्टेज पे दे रहा है। इंडिया ने इवन बोला कि ये जो युद्ध हो रहा है इसको रुकना चाहिए। उसने कभी नहीं बोला अमेरिका को कि हाँ आप और अटैक करो। और ईरान जो अटैक कर रहा है, इंडिया ने उसके बारे में भी कोई अपनी कुछ नहीं बोला है उसके बारे में। तो यहाँ से समझ में आता है कि इंडिया का स्टैंड स्टैंड क्या है, और वो स्टैंड ईरान को भी समझ में आता है। इसलिए इंडिया के जो शिप्स हैं वो आ रहे हैं, और वो आते रहेंगे। विकास सर, ये जो युद्ध है, इस युद्ध में जो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि आपकी तैयारी जितनी एडवांस हो, जितनी टेक्नोलॉजिकली मतलब आप जितने भी एडवांस हो, आपकी एक तैयारी सेकेंडरी भी होनी चाहिए। सेकेंड मतलब एक तो महंगी लड़ाई की तैयारी, जिसमें S-400 है, राफेल है, सुखोई 30s हैं, ये सब रखिए। दूसरा रखिए सेकेंडरी लड़ाई, जहां दुश्मन ये सोच रहा है कि वो आपके महंगे से महंगे हथियार को अपने 2 कौड़ी के हथियार से मार के गिरा देगा। वो वाली कहानी है कि हजारों करोड़ के प्लेन उड़ रहे हैं हवा में, एक पक्षी से टकरा के पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये तैयारी भी क्या आपको एकदम समानांतर करनी पड़ेगी कि भाई आप लड़ किससे रहे हैं? आप अगर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी पर लड़ रहे हैं, चाइनीज हथियारों से लड़ रहे हैं, तो फिर आपको कौन से हथियारों और कितनी ताकत का इस्तेमाल करना है? आपको चीन के साथ लड़ना है, तब आपको किस ताकत के साथ जाना है? ये दोनों ही तरह की लड़ाई आपको 2 स्टेज पर करनी पड़ेगी क्या विकास सर? सस्ती वाली भी, देखिए महंगी वाली भी। देखिए इंडिया की लड़ाई की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया अपने आप में बहुत मजबूत है। अपने हथियार आज के टाइम में बनाना इंडिया शुरू कर चुका है, और कुछ हथियार जो वो दूसरे देशों से ले रहा है, वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद हथियार है। और ये छोटे हथियारों की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ही था कि इंडिया ने अश्नि प्लेटून रेज करी हैं। इंडिया शौर्य प्लेटून रेज कर रहा है आर्मर्ड में। तो इससे पता चलता है कि इंडिया अपनी जो छोटे वेपन्स हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा 2 कौड़ी के, ये 2 कौड़ी का कोई वेपन नहीं होता। हर वेपन की एक जरूरत होती है। हमेशा हम्म। सुई की भी जरूरत होती है, तो तलवार की भी जरूरत होती है। हाँ, ये बोलते हैं कि उनका जो पैसा है, उनको तैयार करने में थोड़ा कम लग रहा है, और दूसरे बड़े वेपन्स को ज्यादा लग रहा है। और एक बड़े वेपन को छोटा वेपन भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक हाँ। 9 mm की बुलेट, एक 9 mm की बुलेट भी इंसान को मार सकती है, और एक मोटार का गोला भी इंसान को मार सकता है। और निकलेंगे दोनों में से, एक बुलेट छर्रे का काम करती है, और जो मोटर होती है उसमें से बहुत सारे छर्रे निकलते हैं। जितने लगेंगे उतनी जल्दी मरेगा। तो हमारा काम है, जो हमारे छोटे वेपन्स हैं, जो हमारे ड्रोन्स हैं, वो पिन पॉइंटेड होने चाहिए। यानी जैसे एक बुलेट फायर हो रही है, वो सीधा जाके अगर इंसान को लगती है, तो इंसान का बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेम वैसे ही अगर हमारे ड्रोन्स उतने ज़्यादा सटीक तरह से वार कर पा रहे हैं दुश्मन के ऊपर, तो वो दुश्मन के महँगे से महँगे इक्विपमेंट्स और वेपन्स को बड़े आराम से नस्ते-नाबूद कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और आज के टाइम में इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। देखिए, चाइना की टेक्नोलॉजी या तो चलेगी या फिर नहीं चलेगी। बहुत क्लियर है। चाइना के वेपन्स और उसके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम उसने ईरान को भी दिए थे, वो इतने ज़्यादा काम नहीं आए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इवन जब आप खुद देख लीजिए, उसके बाद जब ये यहाँ पे थाईलैंड में हुआ था, तो थाईलैंड में भी वही कहानी थी। चाइनीज़ वेपन्स उतना काम हाँ, नहीं करे, इवन वो तो लॉन्च करते हुए फट गया था। चाइनीज़ वेपन इतने हाँ। ज़्यादा भरोसेमंद नहीं हैं। लेकिन इंडियन वेपन जितने भी हैं, वो सारे के सारे भरोसेमंद हैं। इंडिया की ब्रह्मोस की काट किसी के पास नहीं है। उसकी काट किसी के पास नहीं है, तो उसी से पता चलता है कि इंडिया अपने डिफेंस को धीरे-धीरे मजबूत कर रहा है और स्वदेशी बना रहा है। जितना ज़्यादा हम अपने वेपन्स को इंडिजिनसली बनाएँगे, उतना ज़्यादा इंडिया मजबूत होगा। और ये जो छोटे वेपन्स की बात है, इंडिया बिल्कुल बना रहा है, और मैंने अभी लगभग 2-3 महीने पहले ही अपने एक उस पे एक्स पे पोस्ट भी किया था। कुछ बातें चल रही थी कि इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए कि ड्रोन्स का जो स्वॉर्म है, वो कैसे काम करता है। लेकिन मैंने उसमें डाला भी था कि 2019-20 में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, उससे पहले ही इंडिया ने पूरा का पूरा ड्रोन जो स्वॉर्म था, उसमें अलग-अलग आकृतियाँ बनाई थी स्काई के अंदर। आसमान में हुँ। आप अगर अलग-अलग तरह की आकृतियाँ ड्रोन से बना सकते हो, तो वही ड्रोन्स छोटे-छोटे एम्यूनिशन के पैकेट्स भी लेके जा सकते हैं। एक्सप्लोसिव की तरह भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमें ये समझने की सिर्फ ज़रूरत है कि जब हमें मिलिटरी यूज़ के लिए उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी,
तो हम उसको कितना जल्दी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपने वेपन सिस्टम के अंदर, और वो हम कर रहे हैं, और सर बहुत सटीक तरह से। एक चीज होती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आप जो है जिस भी रास्ते पे चला रहे हैं आपका एक्सीडेंट होता है, उसके बाद से आप अगली बार से और सुरक्षित होकर या सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। ये तो हुआ कि आपको चोट लगी, आपकी गाड़ी ठुकी तो आप सीखे। एक वो व्यक्ति होता है जो दूसरा गिर रहा है, उसको चोट लग रही है दूसरे आदमी को, लेकिन वो उससे खुद सीख रहा है कि यार ये चीज़ हमको नहीं करनी। क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ मिडल ईस्ट का सिनेरियो है और जिस लेवल पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पर कुछ ऐसा है जो हम उससे देख रहे होंगे और उस लिहाज से हम सोच भी रहे होंगे? दूसरा, अब्दुल बासित जो एम्बेसडर थे एक दौर में पाकिस्तान के भारत में, उन्होंने एक टेलीविजन पर अभी हाल-फिलहाल ये कहा कि अगर यूएस हमको मारेगा, तो हम मुंबई और दिल्ली पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। ये कहा उस व्यक्ति ने और वो व्यक्ति है जिसके यहाँ हमारे यहाँ यहीं दिल्ली में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, पत्रकार सब जाकर के उसके यहाँ जो है इफ्तार किया करते थे सबके सब जाकर के। ये दोनों चीज़ों पे ज़रा समझा दीजिए। देखिए, 2 कौड़ी के देश की जो औकात है ना, और उसके जो राजदूत होते हैं, उनकी औकात 2 कौड़ी से कम की होती है। वो जो बातें बोलते हैं, उसका हमें इसी चीज़ से समझ में आना चाहिए कि जब पाकिस्तान ने बोला था, या उन्होंने सोचा था, मैं बोलने की बात भी नहीं बोल, जब पाकिस्तान ने सोचा कि वो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा रात को 2:30 बजे, इंडिया ने उससे पहले पाकिस्तान के 9 एयर बेसेस 25 मिनट के अंदर उड़ा दिए थे। तो यहाँ से पता चलता है कि इंडिया का इंटेलिजेंस नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और अगर पाकिस्तान सपने में भी सोचेगा, तो उससे पहले उसकी वो जो जगहें हैं ना, वो ऑलरेडी उड़ चुकी होंगी। और सबसे बड़ा जो उनका नूर खान एयर बेस, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था, वो उसका स्ट्रैटेजिक एसेट था, जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया। हम बोलते हैं हाँ ठीक है, हमें नहीं पता था वहाँ पे क्या है, बट हमने अटैक किया ना। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि हाँ, मुझे पता था मैंने अटैक क्यों किया, लेकिन हाँ, सबको पता है वहाँ पे अटैक किस लिए हुआ। उनको मिर्ची लगी ना, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। तो हमेशा हमें पता ना होना चाहिए कि दुश्मन की कौन-सी नस को दबाना है। और अगर अमेरिका के अटैक से पाकिस्तान ये सोचता है कि वो इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा, अगर पाकिस्तान सोच भी रहा है, उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लोड भी कर लिया अपने लॉन्चर के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया उसको छोड़ देगा? शायद पाकिस्तान का नामो-निशान पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान ने वो अटैक किया नहीं किया। इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर जो डिटरेंस की नीति है, उसको ऑलरेडी चेंज कर दिया है। इंडिया ने बोल दिया है कि भैया अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पहले भी अटैक करेंगे। अगर मुझे पता है सामने वाला मेरे को अटैक करने वाला है, तो अगर मैं उसको पहले प्रीएम्प्ट करके अटैक कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने प्रीएम्प्ट किया और मैंने अटैक कर दिया। इंडिया ने उस दिन प्रीएम्प्ट ही किया था ना। तो प्रीएम्प्ट करने पे अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंडिया वो कभी भी कर सकता है। तो वो मुंबई, दिल्ली उड़ाने से, उसको बोलने से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। बेशक उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उसको अपने बाप से पहले पूछना पड़ेगा, जो अमेरिका है। और आपका दूसरा हुँ। क्या सवाल था, वो मैं भूल गया। सर ये वही मतलब जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिहाज से अगर आपको लगता है कि वहाँ से कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है, देखिए जो हम हमारे यहाँ कर सकें फ्यूचर वॉरफेयर में? देखिए, इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। इंडिया ने एशली प्लेटून जो शामिल की है, उसका कहीं न कहीं पता चलता है कि जो ये ड्रोन वॉरफेयर है, उसमें आपको कहीं न कहीं अपने आप को शामिल करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से अभी कल-परसों की न्यूज़ है कि हमने अपना बबीना में जो ड्रोन्स वो थे, हुँ। उनको चेक किया और उसको वहाँ पे इंडक्ट किया है। तो वहाँ से पता चलता है इंडिया धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। दूसरा, कश्मीर इंडिया का जिसे बोलते हैं ना जीता जाता बैटलफ़ील्ड रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा अभी है, अभी एक्टिव है लेकिन उतना एक्टिव नहीं है। उससे इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इंडिया को पता है कि कौन-सा वेपन कहाँ यूज़ करना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया को अपने ही घर में पाकिस्तान ने मजबूर किया हुआ था कि वहाँ पर जो वो टेररिस्ट भेजता था, उनके ऊपर इंडिया ने अटैक किया, और वहाँ से इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा मजबूत किया है और चीज़ें सीखी हैं। और सबसे बड़ी बात है, यस, अगर किसी दूसरे देश पर अटैक होता है, वो किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं और कैसे वहाँ पे टैक्टिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। और वही टैक्टिक्स अगर इंडिया अपने यहाँ पे अप्लाई करता है, तो उससे हमेशा दूसरे देश से सीखने की ज़रूरत होती है, और हमें दूसरे युद्धों से अगर हम नहीं सीखेंगे, तो कहीं न कहीं हम बैक फुट पे रहेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि जो ईरान में चल रहा है, उससे इंडिया सीख रहा है,
और सीख रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जब भी किसी देश में कोई नई तरह की रणनीति अपनाई जाती है युद्ध से लड़ने के लिए, उसके ऊपर हमेशा डिस्कशंस होते हैं और हमेशा आप डिस्कशन करके ये समझते हैं कि कैसे हम उसे अपने लिए आत्मसात कर सकते हैं और अपने लिए फायदा उठा सकते हैं। ये हमेशा होता है और मिलिट्री में यही चलता है। अगर हमें कोई चीज़ अपने यहाँ पर नई तरह से शुरू करनी है और कहीं से हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है और उसके फ़ायदे और नुकसान ये रहे हैं। हम उनको अपने यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे, उसका हमें लाइव डेमो वहाँ पे मिल रहा है। और हम्म। बिल्कुल इंडिया ये चीज़ें अपने लिए कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि हमारी तो मिलिट्री विकास बिल्कुल सर, कर रही है ये। जो हमारे फॉर्मर वो थे सीडीएस साहब, रावत साहब, उन्होंने कहा था कि भाई आपको जो है 2.5 फ्रंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तो चीन का फ्रंट और एक पाकिस्तान का 0.5 आपके घर में है। क्या ये 2.5 फ्रंट अब 3 फ्रंट तक हो चुका है? क्योंकि अब बांग्लादेश को भी अब इसमें शामिल करिए। बांग्लादेश पर काफ़ी कुछ आपने लिखा भी है, बताया भी है हाल-फिलहाल में। क्या आपको लगता है कि अब भारत को उस तरीके से सोचने की ज़रूरत है? क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार कई बार तरह-तरह से वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो पिछली थी, यूनिस वाली जो अब नहीं रहा, उसकी तरफ से बार-बार कहा गया कि जो है नॉर्थ ईस्ट जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा है और इंडिया का चिकन नेक और तरह-तरह की बकवास की गई उधर से। तो ये थॉट प्रोसेस और ये कहानी जो है, जो भारत की मिलिट्री लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उस तक भी तो ये बात होगी कि फ्यूचर में हो सकता है इस तरह का सिचुएशन इवॉल्व हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जब साँप फन उठाने लगे तो उसको कुचल देना चाहिए। और जब हमें समझ में आया कि बांग्लादेश कहीं न कहीं पाकिस्तान की झोली में गिर रहा है, मैं यूनिस रेजिम की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी यहाँ पे चुनाव हुए हैं उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब हमें समझ में आया तो इंडिया ने बांग्लादेश के चारों तरफ अपने मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाने शुरू करे, मिलिट्री बेसेस बनाए हैं और हाँ। इंडिया को पता है कहाँ से कब, किस तरह की चीज़ें बांग्लादेश कर सकता है। बांग्लादेश के देखिए, बोलने से कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये समझ में आता है कि आज बंदे ने अगर ये ख़्याल अपने दिमाग में पाला है, तो ये ख़्याल वो कभी न कभी उसको ज़मीन पे लेके भी आ सकता है। तो आज हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि हाँ, बांग्लादेश कभी भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दे सकता है और जिससे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अपने एक्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स में ये लिखा था कि बांग्लादेश को आज ही और अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका था, शायद इंडिया ने गँवा दिया, पर जियोपॉलिटिक्स में मौके हमेशा मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज मिला है और परसों नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास अच्छे मौके थे, क्योंकि हर कोई देश कहीं न कहीं बिज़ी था। उस वक़्त इंडिया को हुँ। शायद जो रंगपुर कॉरिडोर है, उसको अपने पास ले लेना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो वहाँ की पॉपुलेशन आएगी उसका क्या करोगे? हमेशा फ़ायदे के साथ नुकसान भी साथ में ही आता है। उसको कहीं न कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा कहाँ पे है और नुकसान कहाँ पे है। हमने लॉन्ग टर्म गेन को नहीं सोचा, हमने शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोचा कि शॉर्ट टर्म नुकसान क्या होगा, तो इसलिए शायद नहीं किया और सबसे बड़ी बात रही जो इनका चिटगाँव वाला एरिया है, अगर इंडिया मैं तो ये बोलता हूँ, इंडिया को उसको मिलाना चाहिए था। अगर इंडिया उसको अपने साथ मिलाता है, तो इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट है, उसको सीधा सी का एक्सेस मिलता है हुँ। और कोलकाता से इस म्यांमार पर और मैंने म्यांमार भी से कई फिर सारे वीडियोज़ बनाए थे सर आपका वही पोस्ट देख कर के। सारे वीडियोज़ मेरे हिट हुए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर इंडिया अभी कोलकाता से म्यांमार जाता है, म्यांमार से फिर रोड का रूट लेता है, फिर नदी में जाता है, फिर अपना मिज़ोरम, मणिपुर पहुँचता है, तो फ़ायदा क्या है? इंडिया को सीधा सी रूट का एक्सेस मिल रहा था और ये बड़ी चीज़ नहीं है, हुँ। छोटा-सा कॉरिडोर है, 100 किलोमीटर से भी कम का, ज़्यादा नहीं है वो कोई कॉरिडोर, नहीं, इंडिया को सिर्फ वही क्रॉस मुझे करना तो था। ये लगता है कि जब 1971 में हमने नया झंडा, नया देश, नया मानचित्र दुनिया को दे दिया, फिर किसी दिन मूड होगा तो कर देंगे। उसको देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंडिया इसलिए उसमें शामिल हुआ भी नहीं। बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने लिखा, एक्स पर, सोशल मीडिया पर, अलग-अलग जगह पर अपने व्यूज़ दिए। लेकिन हाँ, जो हमारे जो रणनीतिकार बैठे हैं ऊपर, उनको पता है कि अभी बांग्लादेश इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसे हम कंट्रोल ना कर सकें। अभी दोबारा से वहाँ पे हाँ। नई जो रेज़ीम चेंज हुई है, तो उसने कहीं न कहीं पॉज़िटिव इंटेंट दिखाया है इंडिया की तरफ दोबारा से। लेकिन देखिए, मैं फिर वही मानता हूँ कि अगर एक रेज़ीम आपकी तरफ पॉज़िटिव इंटेंट दिखा रही है, तो उसको कहीं न कहीं अपने लिए मैटेरियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमेशा इंडिया ने अपना हाथ ऐसे रखा है
कि हाँ, हम दे देंगे आपको। लेकिन इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि आप हमें ये दो। लेकिन कहीं न कहीं अब इंडिया को ये सोचने की ज़रूरत है, जब यूनुस रिजीम में उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात करी, तो हाँ, इंडिया हाँ, को अरे कहीं न कहीं अपने आप पे मैप एक्सचेंज हो गया पाकिस्तान के जनरल के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ पर आईएसआई बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा और बेहद एक्टिव थी और अभी भी वहाँ पर देखिए वही है, अभी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगले 5-6 महीने में चीज़ें पता चलेंगी किस तरह से अनफ़ोल्ड होती है। जो नई रिजीम है वो आई है, अभी चीज़ों को समझ रही है, उसको पता है कि इंडिया के साथ उसको संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो पाकिस्तान के साथ उसके संबंध है वो किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हुँ। उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करी और पाकिस्तान के जो आईएसआई का उन्होंने बेस है वो बनाया है, इवन रंगपुर में उन्होंने बनाया है, तो वो चीज़ें देखनी है क्या उसको वो बंद कर रहे हैं या उसको हवा दे रहे हैं? हाथी के दाँत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो बांग्लादेश अभी दिखाने वाला काम कर रहा है, देखते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर किस तरह से एंटी इंडियन एलिमेंट्स के साथ काम करता है, वो देखने की ज़रूरत है अभी हमें। थैंक यू विकास सर। बहुत शानदार बातचीत रही। बहुत विस्तार से आपने जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बांग्लादेश, पाकिस्तान सब समझाया। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और इसी के साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप लगातार हमारे चैनल पर जब भी आपके पास समय हो, हमें ज़रूर समय दिया करें। हम लोग अलग-अलग विषयों पर इसी तरह से चर्चा किया करेंगे। सर थैंक यू बहुत-बहुत प्रकाश धन्यवाद। जी। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा मेरे जो व्यूअर्स जी हैं, जो सर। देख रहे हैं उनको, कि मेरा एक्स के ऊपर एक हैंडल है, एक्स हैंडल है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर के नाम से है। ओके सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पक्का उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मैं एक यूट्यूब पे चैनल रन करता हूँ, बूट्स एंड बॉर्डर्स के नाम से। अगर आप उस पे मेरे जी, व्यूज़ देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं। थैंक यू सो ठीक मच। है सर। जय हिंद। थैंक यू सर। सर धन्यवाद। जय हिंद सर।